प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो का उद्देश्य है सनातन धर्म में परिवर्तन। परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ? जो सनातन जहाँ पे चरम पे था, अशोक के शासनकाल तक सनातन चरम पे था। अशोक के शासनकाल में ही सनातन में कुछ समस्याएं पैदा हुई। जो अशोक, क्षत्रिय सम्राट अशोक ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण डर, भय, क्रूरता, हत्या, युद्ध, चारों तरफ इन्हीं की चर्चाएं थी। लेकिन अशोक अपने अपने छोटे छोटे भूखंडों को जीतता गया, विशाल साम्राज्य खड़ा किया। जो भूखंड उन्होंने जीता, वो छोटे छोटे क्षेत्रों को किसी न किसी के अधीन सुपुर्द किया, उसकी जिम्मेवारी दे करके अपना राजकाज अपने हाथ में रखा। लेकिन जिम्मेवारी किसी को दिया, उसको कुलीन बोलते थे। कुलीन वह व्यक्ति था जो योग्य, शिक्षित, ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी, वैद्य दवाइयों के बारे में जानकारी, मंत्र के बारे में उसको पता था। कोई सिद्ध पुरुष था, योग्य पुरुष था, समाज में उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा थी, उसके बात में वजन था और बहुत तरह से गुणी व्यक्ति था। वह गुणी व्यक्ति को उन्होंने बड़े बड़े भूखंडों को उसके अधीन दिया, उसे चलाने के लिए। तो इस प्रकार लगभग माना जाता है अशोक के साम्राज्य के अंदर लगभग 10,000, अमूमन कोई इसकी लिखित गणना नहीं है, लगभग 10,000 कुलीन इसके शासन को चलाने में सहयोग करते थे। अशोक जिस क्षेत्र से गुजरता था, उसको जीतने के बाद उसके पास वक्त ही नहीं था दोबारा जाने का। वो शासन व्यवस्था डर से ही चलती थी। लोग भय खाते थे। अगल बगल के जितने भी राजा थे, वो इसी भय में जीते थे कि कहीं अशोक का नज़र हमारे राज्य पे ना पड़ जाए। तो अशोक लड़ते अगर अशोक पूरे जीवन काल में अगर युद्ध करता तो आधे विश्व पर सनातन का वर्चस्व होता। लेकिन अशोक ने अपने शासनकाल में ही थोड़ा सा वक्त में जम्बूद्वीप के विशाल भूखंड पर उन्होंने शासन प्राप्त कर लिया। वह शासन एक कानून व्यवस्था, नियम कानून, सिस्टम से चलता था। लेकिन अशोक ने, उसके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया कि युद्ध अच्छा नहीं है, किसी की हत्या करना अच्छा नहीं है, ये जमीन जायदाद, राज, सत्ता, वैभव, धन, संपत्ति सब बेकार है, सब नश्वर हैं। ऐसा उसके मन में विचार आया और वो जो विचार आया वही विचार ही सनातन पतन का कारण रहा, क्योंकि सनातन के प्रमुख व्यक्तियों में अशोक था। अशोक सनातन का परचम लहराने वाला, अभी तक जितने भी शासक बने उसमें सबसे महान और सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा भूखंड पर शासन करने वाला था। इसीलिए तो जो दोष है उसी पे लगना चाहिए। और इतिहास कहता है कि वहाँ तक सनातन परचम पे था। सनातन में कोई दोष नहीं था, उसके राज्यों में, उसके भूखंडों पे कोई दोष नहीं था। ये पूरे युद्ध जो अशोक ने लड़ा था, सब सनातन, जहाँ तक सनातन था वहीं तक उन्होंने लड़ा और वो जीत हार भी सनातन के अधीनस्थ राजाओं में ही हुआ। उन्होंने उससे दूर निकला नहीं और बाहर जाने का उन्होंने प्रयास किया नहीं किया, ऐसा जानकारी है नहीं। हो सकता है कोशिश उन्होंने किया होगा, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण और भी अन्य परिस्थितियों के कारण वहाँ नहीं जा पाए। तो उन्होंने युद्ध करके जितने भी सनातनी राजाओं को हराया और एक विशाल सम्राट मगध
का निर्माण किया, लेकिन जैसे ही निर्माण किया उन्होंने मन में शांति का भाव पैदा हुआ और उन्होंने पूरे राज्य में शांति 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 स्थापना करने की कोशिश की, जो बुद्ध भगवान का वचन था। बुद्ध भगवान के वचन तो सर्वोपरि है। ये बुद्ध भगवान के जो वचन से वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन बुद्ध भगवान का वचन है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के मन में, परिवार में शांति होना बहुत अति आवश्यक है। दूसरे के प्रति भाव रखना, सहानुभूति रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन राज्य, नीति और भूखंड पे लागू नहीं होता है। कोई भी जमीन, कोई भी राज्य और कोई भी देश राज सत्ता एक बलिदान मांगता है, और बलिदान बिना युद्ध का नहीं हो सकता। ये युद्ध मांगता ही है, ये शांति की चीज़ ही नहीं है। नहीं तो पूरे देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो राजा नहीं बनना चाहता। हर एक व्यक्ति राजा बनना चाहता है। आज भी देश में 150 करोड़ लोग हैं। हर एक लोग के मन में इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री किसी तरह बन जाऊं। उसके अंदर एक जीता जागता, तो आप कैसे शांति से इसका हल निकाल सकते हैं? इसका शांति का कोई हल है ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दिया जाए आज के डेट में कि भैया शांति से एक व्यक्ति आके प्रधानमंत्री बन जाओ, तो क्या वो शांति युद्ध में नहीं परिणत हो जाएगा? करोड़ों लोग मर जाएंगे उसी शांति के नाम से। शांति से कोई गद्दी छोड़ता नहीं, और सभी को गद्दी चाहिए। और गद्दी जो है, राज सत्ता बिना युद्ध का, नीति का, रणनीति का नहीं हो सकता। अशोक ने यही गलती किया, राज सत्ता को वो शांति से परिणत किया। अपने आप को शांति करने के बजाय, अपने देशवासी को शांत करने के बजाय, शांति लाने के बजाय उन्होंने राज्य में शांति लाने की कोशिश की, राजनीति में शांति लाने की कोशिश की, भूखंड पर शांति लाने की कोशिश की, जो दुनिया में सनातन के लिए सबसे बड़ा अशांति का कारण बना। आज सनातन की परिस्थिति, आज सनातनी सिर्फ 30 से 35% ही सनातनी बच गए। 70% सनातनी का ह्रास ये शांति शब्द ने मुश्किल में डाल दिया। क्योंकि अब इसके कारणों पर जाते हैं कि क्या, कैसे, ऐसे कैसे हुआ। अशोक ने जब शांति का प्रचार किया, दुनिया में शांति लाने की कोशिश की, भय और शांतियों के बीच में अशोक का साम्राज्य चलता रहा। लोग समझ में नहीं आया कि भय है या शांति है, शांति है या भय है। अशोक का जीवन तो निकल गया। उनके राज्य में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भैया ये तलवार रखा है, चलाना तो जानता ही है, और जब ये उठाएगा तो कोहराम मचा देगा। लोगों को दिल में इतना ज़्यादा डर था कि ये शांति जो है वो डर की शांति थी। वो शांति का डर नहीं था, डर की शांति थी। और वो जो डर से ही लोग शांत थे, वो प्यार से शांत नहीं थे। अशोक के प्यार से उसको मतलब नहीं था, अशोक के डर से वो शांत थे। अशोक का जब जीवन समाप्त हुआ, अशोक छत्रपति सम्राट अशोक के जाने के बाद उसके 7 पीढ़ियों में शासन व्यवस्था चलाया, लेकिन वो चला नहीं पाए। शासन शुरू होते ही समाप्त होने लगा। द्वेष धीरे धीरे वो लोग शांति और युद्ध, जो उन्होंने शांति छोड़ के गया था, अब वो कुलीन जो है युद्ध पर आ गए थे। वो कुलीन 10,000 कुलीन थे। मगध साम्राज्य अब शासक के हाथ से निकल चुका था। शासक के पास कुछ नहीं रह गया था, शासक का करने के लिए कुछ नहीं था। अब कुलीन राजा बन के उभर गए थे। जैसे मौर्य वंश का समाप्त हुआ, 10,000 देश में नए राज्य और शासक उत्पन्न हो गए। इससे बड़ा अशांति तो कभी हुआ ही नहीं था। जिस शांति को लेकर अशोक ने दुनिया में
बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और वही शांति इतने बड़े अशांति का कारण हुआ कि 10,000 शासक पैदा हो गए और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, हराना, एक दूसरे को जीतना, मार काट शुरू हो गया। तो ये जो शांति है, आपको अभी विस्तार से मैं समझा दिया कि शांति के नीचे वो तलवार के नोक पे शांति था, जो सनातन के लिए अशांति था, सनातन के लिए अशांति था। और वहीं से सनातन का पतन धीरे धीरे शुरू होने लगा। जो 10,000 शासक पैदा हुए वो आपस में कुलीन थे। कुलीनों इतने विद्वान, प्रचंड सब कुछ थे, लेकिन वो अच्छा योद्धा नहीं थे। पढ़ा लिखा आदमी शासन नहीं चला सकता, राज सत्ता नहीं चला सकता। वो योद्धा, कोई भी कुलीन योद्धा नहीं था, विद्वान था। उसे ग्रह, नक्षत्र, दवा, जीवन मृत्यु, मंत्र सब कुछ मालूम था। सब रीति, रणनीति, ज्ञान नीति सब मालूम था, लेकिन उसे युद्ध पता नहीं था। उन लोग एक भी आदमी ऐसा योद्धा नहीं थे। वो बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे, तर्क पे खरे उतरने वाला था, लेकिन तलवार के नोक पे वो झुकने वाले थे। सारे कुलीन से उस क्षेत्र के जो योद्धा था, आपस में कुलीनों को जब युद्ध शुरू हुआ, आपस में हर एक दूसरे कुलीन हराने, उसके राज्य, उसके क्षेत्रों को हड़पने का जब निर्णय लिया, तो कुलीनों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्र से एक सेनापति नियुक्त किया और उसको सेना का भार दे दिया लड़ने के लिए। लेकिन आपको पता है, जो लड़ता है, जिसके पास ताकत होता है, जो प्रदर्शन करता है, विजय उसी को प्राप्त होता है। वो आदमी जीता हुआ कुलीन के हाथ में कैसे दे सकता है। उन्होंने जैसे जैसे युद्ध जीतता गया, जो सेनापति, वो धीरे धीरे राज सत्ता कुलीनों से छीनते गए। कुलीन सिर्फ नियम कानून राज चलाने के लिए रह गया था, लेकिन राज्य के बड़े फैसले उन लोग करने लगे जो योद्धा थे। अब यहाँ से जातिवाद भी शुरू होता है। जो सत्ता कुलीनों से लेते गए वो सब क्षत्रिय हो गए, क्योंकि क्षत्रिय सम्राट अशोक के जो टाइटल में लगता था क्षत्रिय सम्राट अशोक, वो जो क्षत्रिय था, अब जो जीतने वाला जो भी योद्धा था उसके आगे क्षत्रिय लगने लगा। उन्होंने क्षत्रिय लगाने लगा, क्षत्रिय क्षत्रिय, ये क्षत्रिय हैं। तो जो योद्धा थे सब क्षत्रिय लगाने लगे। यहाँ से जातिवाद पैदा ले लिया। अब कारण क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। अभी देश में जात पात का यहीं से उत्पत्ति हुआ। जो कुलीन थे वो अच्छे वैद्य थे, अच्छा मंत्र भी जानते थे, तो अच्छा वैद्य भी थे, दवा भी जानते थे, मंत्र भी जानते थे। ग्रह नक्षत्र के बारे में उनको पता था, कौन सा दिन कब सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, अच्छी तरह पता था। कानून व्यवस्था, एक दूसरे राज्य के ग्रंथ को भी जानते थे, उसके कानून व्यवस्था को भी जानते थे कि उस राज्य में ये व्यवस्था है, उस राज्य में ये व्यवस्था है, उनको उसकी जानकारी थी। तो लोग उनसे सलाह मशवरा करते थे कि भैया उस कौन कौन से राज्य में फलाना राज्य में फलाना व्यवस्था, फलाना राज्य में फलाना व्यवस्था था, ये राज्य में। तो पूरी जो है योद्धा तो योद्धा था, वो लड़ भले सकता था, लेकिन आसपास की जो जानकारी है, रणनीति बनाना है, तो कुलीन की ज़रूरत थी। वो कुलीन जो थे इतने योग्य शिक्षित थे, लेकिन योद्धा नहीं थे। उन्होंने क्या किया, वो वर्ग को, जो राज्य उनको चलाना, योद्धा तो लड़ने में लगे थे, तो अब कुलीनों को राज्य के अंदर के पूरी व्यवस्था देखना, नियम कानून, वो जो कह दिए वही भगवान था। अब जिसे बोल दिए भगवान, वो भगवान हो गया, बोला यही सही है। जिसे शैतान बोल दिए वो शैतान है, जो अपराधी है अपराधी है। अब कुलीन जो है सारे एक अपने आप में भगवान बन के पैदा हुए अपने राज्य के अंदर में। लोग उसकी पूजा करने लगे कि कुलीन जो बोल देगा वो सही है, अगर हम विरोध करते हैं, गलती करते हैं तो जान से जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, कुलीनों ने राज्य को एक व्यवस्थित तरीके से लोगों को व्यवस्थित करने लगा।
व्यवस्थित करने का तरीके राज्य चलाने के लिए भैया। अब भी कुछ लोग को क्या किया, खेती बाड़ी के काम दे दिया। बोला भाई ये राज्य का ज़मीन है, इतना ही जो मैदानी इलाका है, ये जो खेती करने वाले कुछ लोग हैं, चलिए भाई आप लोग खेती पर लगिए। उनको एक जगह व्यवस्थित कर दिया, पूरा खेती उनको दे दिया, खेती करना, फसल देना और जो राजघराने में अनाज को पहुंचा लेना और उसके बदले उनको जो मिलना है कुलीन उनको उपहार स्वरूप देता था। और कभी भी ऐसे आजकल मिलता है पेमेंट, वो पेमेंट नहीं था, पूरा का पूरा अनाज पैदा करके कुलीन के अधीन कर देता था। कुलीन उपहार में उसे देता था कि लो भाई जिंदा रहने के लिए तुम्हें ये हम दे रहे हैं, तुम खाओ पियो ऐश करो। उसी प्रकार तो उस तरह से अब मान के चले जो खेती करने वाले थे कोहरी, तो राजसत्ता में, राजसत्ते की हिस्सेदारी में जो आप यदुवंशी बोलते हैं, यादव, उच्च वर्ग में राजसत्ता में इनके हिस्सेदारी था। क्योंकि राज्य दो प्रकार से, एक भूमि का था, एक पशुओं का था एक समय में। तो जो भूमि पर थे वो क्षत्रिय, जो आज के डेट में अब कहने के लिए राजपूत हैं, लेकिन क्षत्रिय से विभाजन हुआ था क्षत्रिय में। तो आज जो है वो राजपूत, मतलब राजा के जो पुत्र थे वो सब राजपूत हैं, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं, सब क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय में दो ही थे, एक अशोक और एक शिवाजी महाराज, दो ही क्षत्रिय थे, छत्रपति शिवाजी। तो क्षत्रियों के भी क्षत्रिय थे, ठीक है ना। उन्होंने सबका साथ दिया था शिवाजी महाराज ने। जितने भी राजा थे जिन्होंने मदद मांगा शिवाजी महाराज के पास, वो सबके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। तो इसीलिए छत्रपति उनका नाम पता। तो इसीलिए शिवाजी महाराज सर्वोपरि हैं। उनके बराबर इस जम्मू द्वीप में कोई भी राजा या शक्तिशाली जिसको बोलते हैं नहीं पैदा हुआ। इसीलिए शिवाजी महाराज का वर्णन, गुणगान जितना भी किया जाए कम है। सभी राजा अपने लिए लड़ा, लेकिन शिवाजी महाराज जिसे भी ज़रूरत था, जिसने उनके पास मदद के लिए गया, उसके सहयोग के लिए वो खड़े थे। तो ऐसा व्यक्ति युग युग के लिए भगवान ही है, जिसको भगवान बोलते हैं। जो दूसरे के लिए खड़ा हो जाए और मदद के लिए हाँ बोल दे तो भगवान है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कुलीनों की कहानी। कुलीन जो है वर्ग को बांटना शुरू करते हैं। जैसे खेती करने वाला वो कोयरी हो गए, यदुवंशी जो जानवर, तो जानवर पर राज होता था। पहले जो राजा थे जानवर का भी राजा होता था, उनके पास कई एक जानवर होता था, लाखों हजारों, ठीक है ना, एक भूभाग में हो। तो अपने आप में राजा, उनका कानून चलता था, वहाँ पे जानवर उसके अंदर होते थे, लोग उनके गुलाम भी होता है। तो यदुवंशी जो यादव है आज वो अपने आप में राजा, अपने आप में उनका अलग राज था, क्योंकि वो भी एक धन था और जो जीता जागता धन था, पशुधन। तो दो सत्ता, एक क्षत्रिय एक यदुवंशी, दो जो है वर्चस्व, दो बड़े वर्ग में हैं। यदुवंशी आज उनको मतलब कटेरिया नीचे रखा जाता है, लेकिन वो राज में आते हैं, उनका राज वैभव है। वो पशुधन जैसे जैसे कमज़ोर हुआ, यदुवंशी कमज़ोर हो गए, राज सत्ता गई, राज जो क्षत्रिय भी कमज़ोर हो गए, तो दोनों कमज़ोर हुआ। तो इसलिए छोटा नहीं है, देश में दो ही बड़ी जात हैं, एक राजपूत और दूसरा यादव, यदुवंशी। ये दो भारत भूखंड पे सबसे बड़ी जात हैं, एक राजपूत और दूसरा यदुवंशी यादव, दो बड़ी जात हैं। अब रहा कुलीनों का। कुलीन ने ऐसी ऐसी व्यवस्था शुरू किया, जो वर्गों में बांटना शुरू किया। भैया ये तुम चलो खेती करो, तुम जैसे चमड़े वाला है, इनको पशुओं का, पहले तो चमड़े का ही वस्त्र ढाल सब बनता था, क्योंकि लड़ाई में चमड़े का ही कपड़ा पहन के जाते थे, तो चमड़े का बहुत महत्वपूर्ण था। तो एक वर्ग को चमड़े के लिए बताया तो चमार हो गया, है ना।
ये उसी प्रकार बहुत सारे जात हैं, तो जो छोटे छोटे जितने भी जात हैं उसका वर्णन, ठीक है ना। और जैसे कुछ लोग था जो घराने में वो साफ सफाई का काम करते थे, तो वो अलग कास्ट हो गया, कुछ वाल्मीकि हो गए। जो व्यवस्था में जो जाना चाहा, युद्ध बहुत होता था, युद्ध से बहुत लोग को डर लगता था परिवार में। युद्ध के डर से लोग जो है वो बोले हमको ये काम दे दो, हम कर लेंगे, भैया हमको तुम दे दो, हम कर लेंगे। तो वो सारे काम, वो काम जो युद्ध से दूर था, वो सारे काम लोग कुलीन से पैरवी लगाने लगे। लोग अप्रोच, अरे हमको उधर ये काम में दे दो, हम यही काम करेंगे। लेकिन जो योद्धा और यदुवंशी, ये दोनों का अपना अपना वर्चस्व था। ये दोनों कुलीन के साथ कभी उसके अधीनस्थ हुए नहीं। ये दोनों अपना अपना वर्चस्व था। सिर्फ हो सकता है लड़ाई झगड़ा युद्ध से समझौता करके, क्योंकि जानवर कब्जा करके वो कहाँ रखेंगे, तो आपस में ही इनका आपस तालमेल था। तो दोनों अपने आप में वर्चस्व में थे, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो जो वर्गों में बंटना शुरू किया, तो आज इतने जात हो गए कि समझना मुश्किल है। तो वही बटा हुआ वर्ग, उसी समय जो काम में जो व्यक्ति लग गया, वो उसकी जात होते गए। अब क्या हो गया समय के साथ, अभी बड़ी मतलब एक विडम्बना टाइप का बात है कि जो युद्ध में लग गया, मतलब 4 बच्चे घर के हैं, एक बच्चा खेती में लग गया, है ना, एक बच्चा लोहे का तलवार बनाने में लग गया, एक बच्चा जानवर में लग गया, एक बच्चा युद्ध में लग गया। तो चारों 4 जाति हो गए। बाप एक ही है, लेकिन वो 4 जाति का निर्माण हुआ। जो क्षत्रिय हो गए और उन्होंने राज सत्ता हथिया लिया, तो जो युद्ध में थे वही लोग को राज मिला, वही लोग राजपूत हो गए। जिनके हिस्से में गौवंश आया, भैंस जानवर आया, यदुवंशी हो गए, उनका अलग राज था, राज सत्ता। तो उसी तरह जो खेती कर रहे हैं वो खेती, जो चमड़ा वाला चमड़ा, लोहा वाला लोहा, ऐसे ही पासी, दुसार, चमार, वाल्मीकि, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा जात वहाँ काम के आधार पर अपने आप वर्णित हो गया। अब क्या हो गया, एक दूसरे को, अब जब वर्गों में बट गया तो एक दूसरे से लोग मिलना जुलना बंद कर लिए। अभी वो उन्होंने शादी विवाह भी समय के अनुसार, भैया एक तरह का लोग है, एक ही में आपस में तुम लोग जो करना करो, एक दूसरे में, एक दूसरे के काम को लोग काम के आधार पर शादी विवाह भी बंद कर दिए। भैया ये हम लोग खेती वाले हैं, तुम्हारा इसमें से इसी में से आदमी इसी में रहेगा, खेती में ही रहेगा, जानवर वाला जानवर में ही रहेगा, चमड़े वाला चमड़े में ही रहेगा, लोहा वाला लोहा में ही रहेगा। तो उनका आपस में विवाह होने लगा, ठीक है, काम के आधार पे आपस में विवाह होने लगा। अभी हमने आपको जात पात का बारे में समझा दिया है कि जात कैसे उत्पन्न हुआ। उसके बाद जो कुलीन थे, वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण, वही कुलीन समय के अनुसार ब्राह्मण, जिसको बोलते हैं लाला, कैस और भूमियार। भूमियार जो क्षेत्र में कहीं पटेल, पाटिल, क्या इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भूमिपति थे, जो राज्य काज में भूमि की संरचना, जो कुलीन था वही एक प्रारूप बन के उसी जात में से बाभन, भूमियार, इस प्रकार की जो बिहार में जाति पाई जाती है, उसी कुलीन मतलब उसी ब्राह्मण जो विद्वान व्यक्ति था, उन्हीं में से कार्य का जो बंटवारा हुआ, वो राजकाज में वो लोग हिस्सेदारी थे। तो राजकाज में जो लिखा पढ़ी के काम करते थे, तो हो गया लाला जी, कैस, और उसके बाद जो भूमि वाला पट्टा पुट्टा नक्शा बनाना ये वो करने लगे। उसके बाद वो ज़मीन की जिम्मेवारी लेने लगे, तो वो लोग हो गए भूमियार। बिहार में भूमियार बोलते हैं, और उसी समकक्ष में बहुत सारे हैं। तो ये हुआ बंटवारा, और उसी में जो मुख्य रूप से जो रह गए, उन्होंने राज सत्ता में सिर्फ राजा को सलाह देना, दवा दारू का व्यवस्था कराना, और फिर शादी विवाह, जनगणना और क्या क्या चीज़ है जो व्यवस्था है, तो वो
राजगुरु, पंडित जी, है ना, और ब्राह्मण, ये बन गए। हमने जात के बारे में ऐसे व्यवस्थित तरीके से बताया, आपको समझ में आया होगा। अभी अभी आपको एक शब्द आता है, उस समय एक क्षुद्र और दरिद्र, ये वाला आपको अगला इस वीडियो में इसको विस्तार से समझाना पड़ेगा, शॉर्टकट में। क्षुद्र और दरिद्र, क्षुद्र और दरिद्र, यही व्यवस्था में ये दो शब्द निकल के आया था, क्षुद्र और दरिद्र। ये व्यवस्था कारण था। ये दोनों शब्द क्यों आया, क्षुद्र और दरिद्र, क्षुद्र और दरिद्र। इसके बाद जो उत्पन्न हुआ वो हुआ दलित, वो शब्द आया। तो हमने सबसे अगला बार जब हम विचार करेंगे, इस पर बात करेंगे, तो क्षुद्र और दरिद्र के बारे में विचार करेंगे कि क्षुद्र और दरिद्र इसी व्यवस्था में से कैसे निकला, और क्षुद्र और दरिद्र से बाद में जब एक शासन काल आया काफ़ी समय के बाद, वो दलित, ये दलित कहाँ से आया है, क्या क्या वजह है। क्षुद्र और दरिद्र के बारे में अगला जो है हमारा वीडियो आएगा, उसमें क्षुद्र और दरिद्र पर हमने विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये हमारा विचार था, जो हमने थोड़ा थोड़ा छोटा जानकारियाँ, कुछ जानकारी जो है वंशानुगत होता है, कुछ जानकारी समाज में उपलब्ध होता है, कुछ जानकारी जो लिखित सरकारी ढांचा में होता है वो होता है, जो विद्वान लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको बताना चाहते हैं। लेकिन कुछ सच्चाई समाज में घूमती रहती है, जो नानी की कहानियाँ, कथाएँ, 10 नानी की अगर कथाएँ और कहानियाँ आपने सुन लेगा और आप उसे ध्यान दोगे, तो 10 में से समानताएं जो मिलती है, सच्चाई वही होती है। तो सुनने का प्रयास करें, समझने का, और इस पर विचार करें। अगर कुछ गलत सही है तो इसको संशोधन करने का कोशिश करें। जो मेरे पास जानकारी था हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का कोशिश किया। आपको अच्छा लगा तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।